solubility of hydroxides and sulfates। इस ग्रुप 1 के जितने भी हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और जितने भी सल्फेट है, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इनकी सॉल्युबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। तो जब फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स जितने भी है इस ग्रुप के, उनकी सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है। नीचे की तरफ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स है उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। मतलब ये इतना सॉल्युबल नहीं होगा जितना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इतना सॉल्युबल नहीं होगा जितना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है। तो नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जबकि सल्फेट्स की केस में ये चीज उल्टा हो जाती है। मतलब सॉल्युबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम उल्टा मतलब डिक्रीज होती है। मैग्नीशियम सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल होगा कैल्शियम सल्फेट के मुकाबले में। मैग्नीशियम सल्फेट चूंकि ऊपर है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा कैल्शियम सल्फेट की होगी, और मैग्नीशियम सल्फेट से ज्यादा सॉल्युबिलिटी बेरिलियम सल्फेट की होगी। मतलब नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे इस ग्रुप में तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, अभी इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है, सिंपल से अगर आपको मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो ये बातें अपने दिमाग में रख लो। एक होती है लेटिस एंथैल्पी, एक होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब लेटिस एंथैल्पी क्या चीज है? जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनसे जो हीट रिलीज होता है वो होती है लेटिस एंथैल्पी। तो उतना ही हीट फिर दरकार होता है उस कंपाउंड को वापस तोड़ने के लिए उन एलिमेंट्स में। तो हम लेटिस एंथैल्पी को इस तरह से कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो कि एक कंपाउंड को अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है, जिस हीट, जिस एंथैल्पी की जरूरत होती है, उसको हम लेटिस एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम किसी चीज को डिसॉल्व करना चाहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं NaCl को डिसॉल्व करना चाहता हूं पानी के अंदर, तो इसका मतलब Na और Cl के माबेन जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको मैं तोड़ूंगा। उसको तोड़ना पड़ेगा जब जाके Na और Cl के गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स वो जमा होंगे और NaCl हाइड्रेटेड बन जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब जो एनर्जी इस NaCl को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी, जो हीट, जो एंथैल्पी इस्तेमाल होगी, उसको हम लेटिस एंथैल्पी कहते हैं, क्योंकि बनने के वक्त भी यही रिलीज हुई थी। अब जब जितना बॉन्ड मजबूत होगा उतनी ही ज्यादा लेटिस एंथैल्पी होगी, और जितनी ज्यादा लेटिस एंथैल्पी होगी उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि किसी चीज को सॉल्युबल करने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और जब बॉन्ड मजबूत हो, जिसका पता हम लेटिस एंथैल्पी से लगा सकते हैं, मतलब लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो बॉन्ड मजबूत है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका मतलब लेटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर किसी चीज को हम वाटर में डिसॉल्व करें, फॉर एग्जांपल ये हुआ हमारे साथ एक बीकर, यही NaCl में उठाकर इसमें डिसॉल्व कर लेता हूं। जब सोडियम आयन के गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स जमा होते हैं या क्लोराइड आयन के गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं, तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट क्लोरीन के साथ इसकी एफिनिटी की वजह से भी हीट रिलीज होता है, और उस हीट को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। अब मान लो ये एलिमेंट है, इसके गिर्द वाटर मॉलिक्यूल जमा हो रहे हैं। जिस वाटर मॉलिक्यूल की जिस एलिमेंट के साथ एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा कशिश होगा, उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है। जिस शिद्दत के साथ वाटर मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट्स की तरफ जाती है, उसको पकड़ती है, उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। इसका मतलब जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है तो
उतना ही उस चीज की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उस चीज की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उस वाटर मॉलिक्यूल की एफिनिटी इस एलिमेंट की तरफ, उस चीज की तरफ ज्यादा है, इसीलिए तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। सो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी is directly related to the solubility. Hydration enthalpy is directly related to the solubility. Lattice enthalpy is inversely related to the solubility. Lattice enthalpy ज्यादा होगी तो solubility कम होगी, हाइड्रेशन enthalpy ज्यादा होगी तो solubility ज्यादा होगी। अब हाइड्रोक्साइड के केस में अगर हम नीचे की तरफ आए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम नीचे की तरफ आए तो हम ये पा लेते हैं कि लेटिस एंथैल्पी वो कम होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी के निस्बत। लेटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी के निस्बत कम होती है, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है हाइड्रोक्साइड के केस में। और देखो, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो हमें पता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी, तो फिर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी लेटिस एंथैल्पी से ज्यादा है। सो लेटिस एंथैल्पी कम है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। दोनों केस में सॉल्युबिलिटी ही ज्यादा होगी नीचे की तरफ। जबकि अगर हम सल्फेट्स की केस में गौर करें तो यह बात वहां पर उल्टा है। वो सल्फेट्स की अपने शेप की वजह से वहां पर लेटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है। यहां पर लेटिस एंथैल्पी, यहां पर ये निशान मैं इस तरह से कर लूंगा इसके लिए, लेटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है। अच्छा, लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है, लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है तो मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो दोनों केस में हम देख सकते हैं कि लेटिस एंथैल्पी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम, सॉल्युबिलिटी कम। सो नीचे की तरफ अगर हम इस सल्फेट्स में आएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज ही होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है जो क्लियर कर सकते हो तुम अपने माइंड में। अब इसमें अब और भी अगर गहराई में हम जाने की कोशिश करें तो जा सकते हैं, लेकिन फिर वो आपकी लेवल की बातें नहीं होंगी कि ये लेटिस एंथैल्पी यहाँ पर कम क्यों है, हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पर ज़्यादा क्यों है, और यहाँ पर ये केस रिवर्स क्यों है। तो वो केटाइन की साइज पर मैटर करता है। ठीक है, केटाइन के साइज को अगर हम एक्सप्लेन करें तो उसके अंदर भी सवालात है, वो फिर शेप के ऊपर है, फिर शेप पर भी मैटर करती है। तो वैसे आप लोग तो केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन तो कर नहीं रहे, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। फिर भी अगर किसी को शौक हो जानने के लिए तो फिर पूछ लेना मुझसे, एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके लिए